नमस्कार मित्रों, मैं जेपी सर आपके हमारे न्यू विज़न आईसीएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आज आपको प्राचीन इतिहास की वो पहली सीढ़ी पढ़ाने जा रहा हूँ जिसे हम लोग इंडस वैली के नाम से जानते हैं, सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता अपने आप में वाकई में एक सभ्यता है। आज हम उसके बारे में गहन चर्चा करेंगे और वो सारी चर्चा उन्हीं टॉपिक पे होगी, उन्हीं विषयों पे होगी, उन्हीं टॉपिक पे होगी जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो हम लोग सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता आज से बहुत पुरानी या प्राचीनतम एक सभ्यता है। इस सभ्यता का विकसित हमारे मानसरोवर से निकली हुई एक नदी जिसका नाम है सिंधु नदी। और इन सिंधु नदी के अनेक सहायक नदियों की के किनारों पे बसने वाले जितने भी नगर हैं वो अपने आप में एक बहुत विकसित नगर है। और इन सारे नगरों को जोड़कर मिला करके इन्हें सिंधु का नाम दिया जाता है। और सिंधु सभ्यता, हालांकि जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का जो नाम देने वाला कोई अगर आता है तो है आपके व्हीलर साहब। कौन है? व्हीलर साहब होते हैं। और उसी के बारे में हम लोग आज कुछ चर्चा करने वाले हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता की जो चर्चा आज हम करने जा रहे हैं, और आज हम कभी जानते भी नहीं थे सिंधु सभ्यता के बारे में, लेकिन सिंधु सभ्यता की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो अचानक होती है। क्या होती है? अचानक होती है। अब अचानक कब होती है? 1826 का वो दौर होता है जब दुनिया में उस समय क्रांति चल रही थी, औद्योगिक क्रांति चल रही थी। उसी औद्योगिक क्रांति का कारण है जो भारत के क्षेत्र पाकिस्तान में रेल की पटरी बिछाने की बात चल रही थी। और पटरी बिछाने की योजना को लेकर के हमारे अंग्रेज लोग भारत पे आए और उन लोगों ने निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जिस समय निरीक्षण करना शुरू किया उसी वक्त या उसी टाइम पर हमें सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। मैं इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है और अनेक पुरातत्विक विभाग के लोग हमें सिंधु सभ्यता का जो तिथि क्रम बताते हैं या क्रोमोलॉजी बताते हैं वो अलग अलग बताते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हम बहुत सारे अगर याद करने लगेंगे तो याद होगा नहीं, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो तिथि क्रम है या क्रोमोलॉजी है वो 1 से लेकर के 15 तक होता है, 15 तक है। और अलग अलग लोगों ने बताया है, तो हमें याद करना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अपना तो बर्थडे याद ही नहीं होता। जब कोई दूसरा फ़ोन करता है कि यार हैप्पी बर्थडे, आज तुम्हारा बर्थडे, तो याद आ रही है बर्थडे क्या, तो अपना याद ही नहीं होता, कहाँ से होता है। इसीलिए हमारे सिविल सर्विसेज की जैसे यूपीएससी हुआ, हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यूपीपीसीएस हुआ। ऐसे जो बोर्ड हमारे हैं हमें बताया कि केवल हमें 2 ही याद करने हैं। क्या है? हमें केवल 2 ही याद करने हैं परीक्षा के दृष्टि से। एक है हमारा सिंधु सभ्यता की जो शुरुआत हो रही है, सिंधु सभ्यता की स्टार्टिंग जो आ रही है, वह बताया जा रहा है कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का समय है जो सिंधु सभ्यता का डेट बताई जा रही है कि ये तब से विकसित हुई है। और इस बताने वाले एक महान इतिहासकार व्हीलर साहब हैं। कौन है? व्हीलर साहब। और दूसरी जो तिथि क्रम हमारे सामने निकल के आती है जो 2500 से लेकर 1750 बीसी तक, यानी कि 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता का उद्भव हुआ। और इस सिंधु सभ्यता का उद्भव और सिंधु सभ्यता चली है अपनी चरम सीमा पर तक थी, यह बताने के लिए हमें कार्बन 14 से लिया जाता है। और ये दोनों सर्वमान है। आपको बहुत कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है डियर, सिर्फ आपको याद करना है तो 2। पहला है 2500 से लेकर के और 1500 बीसी तक, जिसने व्हीलर ने दिया है, ये सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत क्या है? जो कार्बन
जो कार्बन 14 या C14 है। कार्बन सी क्या है, 14 क्या है, एक प्रकार की मशीन है जो क्या है कि सभी तिथि को बताती है। पुरातत्विक विभाग या पुरातत्व को जो हमारा बहुत साल पुराना है उसे बताने का काम करता है। तो दो तत्वों के बाद क्या है, दो ही हमको याद करना है, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारी सिंधु सभ्यता है, जो हमारी सिंधु सभ्यता है, यह सभ्यता लगभग 8000 वर्षों तक चली है। कितना तक? 8000 वर्ष तक चली है। अब सिंधु सभ्यता कहाँ, सिंधु सभ्यता को क्यों सिंधु सभ्यता कहा जाता है, ये भी बात पे चर्चा कर जाए। तो हमारे जो सिंधु सभ्यता तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है कुछ नदियां, और हालांकि तिब्बत से निकलने वाली जो तिब्बत का जो मानसरोवर है उस मानसरोवर से लगभग 250 कुल नदियां निकलती है, और 250 नदियां अलग अलग स्थानों पे प्रस्थान करती हैं। लेकिन उसी नदियों में से आपका अगर देखा जाए तो भारत के सबसे पश्चिमी क्षेत्र पे आपका सिंधु नदी है, और अगर हम देखेंगे तो पूर्वी तरफ तो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है। अब ये बहुत सारी नदियां, लेकिन मैंने कुछ नदियों के बारे में बात कर लिया। तो जो सिंधु नदी हमारी है वो निकलती है, उसी सिंधु नदी से हमारा सतलज भी नदी निकलती थी, बहुत सारी नदी निकलती हैं। उसी सिंधु नदी से मिलने के आने के बाद भारत में जम्मू कश्मीर से प्रवेश करके जब वह पाकिस्तान के इलाका में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के साथ इस नदी के साथ बहुत सारी सहायक नदियां जैसे चेनाब है, झेलम है, सतलज है, रावी है, ये सारी नदियां मिल करके क्या है एक संगम बनाती हैं, और संगम के और इन्हीं सारी नदियों के आस पास पर यह क्या है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, जो सिंधु के नगर हैं वो सब इसी पे बसे हैं, किसी न किसी नदियों के किनारे बसे हैं, और इन्हीं पे इनका विकास होता है। यही कारण है कि जो सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, जो सबसे मुख्य नदियों में से एक है, इसका सिंधु है। और इस सिंधु नदी के सभी सहायक नदियां हैं, और इन सहायक नदियों के किनारे पर भी जितने भी नगर बसे थे, इन सभी को मिला करके कह दिया गया कि ये सिंधु घाटी है, या सिंधु के घाटी पर ये बसी इसलिए सिंधु घाटी कहा जाता है। लेकिन जो लोग थे वहाँ पे बड़े योग्य थे, लड़ाई नहीं करते थे, झगड़ा नहीं करते थे, ठीक है, और बहुत सारी उनकी खूबियाँ थी, इसलिए हम लोगों ने या हमारे इतिहासकार ने उन्हें सिंधु सभ्यता का नाम दिया। क्योंकि सभ्यता हमने जब वैदिक एज में हम आपको पढ़ाएंगे, या जब हम आप लोग पढ़ते होंगे, तो वैदिक एज में जिसे कहते हैं आप वैदिक काल को कभी वैदिक काल तक ही सीमित रखा, कभी वैदिक काल को वैदिक सभ्यता नहीं कहा गया। बल्कि और बातें हैं कि अब थोड़ी थोड़ी आने लगी है, लेकिन और पिछली किताबों में देखेंगे तो नहीं है। लेकिन वह था, और इस वक्त सभ्यता है या नहीं है, इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे, आप समझदार हैं और आप समझ जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो सिंधु सभ्यता लगभग 8000 वर्ष तक चली, 8000 वर्ष तक चलती है। सिंधु सभ्यता की खोज अचानक हुई है। सिंधु सभ्यता की जो खोज है वो अचानक हुई है। अचानक कैसे हुई है, हमने कहा था कि हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अब चर्चा आपके सामने आ गया है। तो 1826 का जब दिन था, हालांकि पूरी दुनिया का जो सबसे औद्योगिकरण हुआ था वह यूरोप में हुआ था। 1814 से में शुरू हो गया था औद्योगिकरण, और औद्योगिकरण के होने के साथ साथ पूरी दुनिया में लगभग 1826 तक हो चुका था, और रेलवे भी चल चुकी थी यूरोप में। लेकिन वही यूरोप के लोगों ने, जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं, वो चाहते थे कि भारत में भी रेल ट्रैक बिछाया जाए और रेल चलाने का काम सौंपा जाए भारत सरकार को, यानी कि जो ब्रिटिश के लोग चलाने वाले थे उन्हें सौंपा जाए। और इसी चलते रेल का ट्रैक बिछाने के लिए पाकिस्तान में सबसे पहला प्रस्ताव रखा जाता है। जो सबसे पहला प्रस्ताव रखा जाता है कराची से लेकर के लाहौर के बीच में। क्या था? कराची, ध्यान दीजिएगा, कराची से लाहौर, कराची से लेकर लाहौर तक सबसे पहली बात है कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाएगा, और जब रेलवे ट्रैक बिछा जाएगा तो यहाँ पे ट्रेन चलाई जाएगी। लेकिन रेलवे ट्रैक में बिछाने की बातें तो चली थी, लेकिन एक इंजीनियर को भेजा गया था सर्वप्रथम, जिसका नाम है चार्ल्स मेसन।
चार्ल्स मेंशन साहब अंग्रेजी इंजीनियर हैं और चार्ल्स मेंशन को जब भारत में भेजा जाता है तो चार्ल्स मेंशन साहब ने घोड़े पे बैठ के कराची से लाहौर तक का प्रस्थान करते हैं। और लाहौर तक का प्रस्थान करते हैं घोड़े पे बैठ के। उनके जो छोटे अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, जो उनके लिपिक थे, वो सब लोग चल रहे थे, साहब ये बातें दिखा रहे थे कैसे हुए थे। वो अपना जा रहे थे और बाकायदा हाथ में कापी कलम ले करके घोड़े पे टिक 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 जा रहे थे और अपनी नक्शा को बनाते जाते। अचानक कराची से जब लाहौर के बीच में एक साहिवाल नामक स्थान पड़ता है। क्या नाम है? साहिवाल। यहीं पर एक साहिवाल नामक स्थान मिलता है। इस साहिवाल नामक स्थान पर इनकी गाड़ी या इनका घोड़ा रुक जाता है। रुकने के सबसे बड़े कारण यह है कि अब यहाँ पर जो साहिवाल स्थान है या साहिवाल नामक जो जगह है, उन साहिवाल नामक स्थान पर एक बहुत बड़ा टीला दिखाई देता है। अब बड़ा टीला दिखाई दे रहा है तो जॉर्ज मेंशन साहब थोड़ा सा दिक्कत में होते हैं। घोड़े से उतरते कहते हैं कि यार अब क्या होगा यहाँ पर। लेकिन अब देखते हैं तो जो टीला है वो बहुत लंबा है, दूर तक उभरा हुआ है। अब इन्हें परेशानी हो गई। परेशानी क्यों नहीं होती? क्योंकि चार्ल्स मेंशन को जो बताया गया है कि पैसे कम है, सीमित है, आपको उतने में ही ट्रैक बनाना है। क्योंकि अब या तो अगर हम ट्रैक को लेकर इस तरीके से जा रहे हैं और बीच में बहुत सारा उड्ढा मिल जाए, या हम कह सकते हैं कि टीला मिल जाए, या तो अब हम रेलवे ट्रैक को उस उड्ढे से घुमा करके लेकर जाएंगे, एक बात। या हम कह सकते हैं कि उड्ढे को या टीला को काट दिया जाए। तो जो भी करेंगे काम, चाहे वो काटेंगे चाहे वो घुमाएंगे तो भी रेलवे ट्रैक का ज़्यादा खर्च आ जाता है। यदि काटते हैं तो भी खर्च ज़्यादा आ जाएगा, कहीं ना कहीं खर्च होने वाला है। इसलिए चार्ल्स मेंशन साहब ने थोड़ा सा दिक्कत में आते हैं। उन्हें लगता है कि यार बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस बात को थोड़ा सा देखने के लिए उन्होंने पीछे मुड़े, टीला के पीछे जाते हैं। यहाँ पर टीला के पीछे जैसे ही जाते हैं वहाँ पे देखा है कि यार कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है। और पहली बात ये है कि उसके अंदर जाने पे खाई है। उस खाई में बहुत सारी चीज़ें जो बहुत पुरानी है वो दिखाई दे। कुछ ऐसे मोनूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर उस समय 1826 का जो समय है से मैच नहीं खा रहा है और ये मैच बहुत पुराना दिखाई दे रहा है। उन्हें इस बात को समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि टीला को काटना खतरे से खाली नहीं, लगता है कि कहीं न कहीं बहुत पुरानी कोई बस्ती रही होगी या यहाँ पर कोई जनजीवन रहा होगा, लेकिन आज का दौर नहीं, बहुत पुरानी है। ये बात को समझ करके साहब ने रिपोर्ट को लगा करके गवर्नमेंट को दे दिया कि साहब ऐसी ऐसी बातें, कुछ दिक्कतें हैं। अब जैसे ही रिपोर्ट लगी और रिपोर्ट लगा करके काम को पेंडिंग में डाल दिया गया और पेंडिंग में बना रहा। हालांकि पेंडिंग के बाद अब वो दिन आता है 1853 का। कौन आता है दिन? 1853 का। मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ तब आगे पढ़ाता हूँ। तो 1853 में ये रेल ट्रैक जो बिछाने का काम दिया गया था, अब वह दूर हो गया। लेकिन दो भाइयों को रेल ट्रैक बिछाने का, जो कराची से लाहौर तक रेल ट्रैक बिछाई जा रही थी, बीच में साहिवाल पड़ता है, साहिवाल में ही वह टीला पड़ता है। वो टीला की जब काटने की बात आती है तो छोड़ के जाता है। लेकिन 1853 में ही फिर बात आपके सामने आ जाती है कि अब इसे कुछ काम किया जाए। तो अब ये पता लग गया और जब ये बनाने की बात करते हैं तो दो भाई ने कुछ दूर तक तो रेलवे ट्रैक तो बना लिया, लेकिन वहाँ पर के रेलवे ट्रैक को बनाने के बाद उसे रोक दिया गया। लेकिन अंततः लास्ट में 1853 में ही एक बहुत बड़े आर्कोलॉजी सर्वेक्षण के एक बहुत बड़े ऑफिसर कनिंघम को भारत में भेजा जाता है। और कनिंघम को भारत में भेजा जाता है और यह क्या है, साहिवाल जैसे स्थान पर इसे निरीक्षण करने के लिए। अब कनिंघम साहब भारत पे आते हैं और कनिंघम साहब इसका सर्वेक्षण कराते हैं इस पुरातत्व विभाग से। हालांकि इसी समय 1853 से लेकर के 1883 तक 1883 तक भारत में
1883 तक भारत में पुरातत्व विभाग के ये चेयरमैन बने रहे। कनिंघम साहब 1853 से लेकर 1883 तक भारतीय पुरातत्व विभाग के चेयरमैन बने रहे। हालांकि इस समय लॉर्ड कर्जन का शासन काल था और लॉर्ड कर्जन के शासन काल में ही भारत में ASI का गठन किया गया। आप सोचते होंगे कि ASI गठन क्या है, तो ASI का मतलब होता है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। क्या होता है? आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कौन करता है? लॉर्ड कर्जन साहब करते हैं। अब लॉर्ड कर्जन साहब ऐसे कैसे का, तो जानते हैं कि गवर्नर रह चुके हैं, ये गवर्नर हैं। इन्हीं के नेतृत्व में हमारे भारत में ASI का गठन होता है। अब ASI गठन होने के उपरांत भारत में सबसे पहले भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग को लास्ट में 1920 में 1920 में इन्हें सौंपा गया है कि अब इन्हें उत्खनन कराने की बात आती, इस पे पूर्ण रूप से सर्वेक्षण करने की बात आई है। तो 1920 में ASI ने जॉन मार्शल को भारत में भेजा जाता है। जॉन मार्शल भी एक पुरातत्व विभाग के एक बहुत बड़े, कह लीजिए बहुत बड़े एक चेयरमैन है, जो इन्हें भारत में भेजा जा रहा है। अब उस सिंधु सभ्यता को हम लोग जान रहे हैं। अब उस टीला के बारे में वहाँ पर सर्वेक्षण करेंगे 1920 में। अब 1920 में ASI, ध्यान दीजिएगा, ASI के जो आए थे, जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया था, उसी समय 1920 में भारत में वह व्यक्ति आने वाले कौन है? जॉन मार्शल साहब हैं। क्या नाम उनका? जॉन मार्शल साहब हैं। जॉन मार्शल साहब के साथ, ध्यान दीजिएगा, जॉन मार्शल साहब के साथ भारतीय विद्वान एक और हैं, जिसका नाम है दयाराम साहनी। इनका नाम है दयाराम साहनी, ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है दयाराम साहनी, इन्हें लगा दिया जाता है। अब दयाराम साहनी इस सर्वेक्षण को कराते हैं। हालांकि जॉन मार्शल के साथ भारत का वो पहला व्यक्ति है जिसका नाम है दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी ने 1921 में पहली बार पाकिस्तान के क्षेत्र में एक हड़प्पा नामक स्थान है, इस हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई कराते हैं। और खुदाई कराने के बाद वो बहुत सारे अवशेष प्राप्त होते हैं, जो कहीं न कहीं हमारे आज से लगभग 7,500 साल पहले का अवशेष प्राप्त होता है। और उन्हीं के बारे में चर्चा अब होने लगी और उनके बारे में अब सर्वेक्षण निरीक्षण बहुत सारे कुछ होने लगा। तो भारत की जो पहली खुदाई, सिंधु सभ्यता की जो पहली खुदाई किया गया है, वह कब किया गया है? 1921 को, दयाराम साहनी के नेतृत्व में। लेकिन सर्वे कराने वाले वह अंग्रेज हैं। इसके लिए जानते हैं कि इसके अध्यक्ष वो जॉन मार्शल साहब हैं। और जॉन मार्शल साहब ने कहा कि मुझे एक व्यक्ति को भारत का ही चाहिए। तो भारत का व्यक्ति है, वह कहाँ के रहने वाले हैं, आप तो समझ जान ही रहे हैं। तो उन्हें दयाराम साहनी को लिया अपने साथ, और दयाराम साहनी अपने ही नेतृत्व में अगले 1 साल के बाद 1921 में हड़प्पा की खुदाई कराना शुरू कर दिया। अब हड़प्पा की खुदाई कराने के नाते इसका पहला नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, या सिंधु सभ्यता भी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो पहली खुदाई होने के नाते, तो पहली खुदाई कब होती है हमारी सिंधु सभ्यता की? 1921 में। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वो आपको बड़े इत्मीनान से
और जो चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यहाँ से आने वाले हैं, ये लिखित कर लीजिए, यह आप लिखित कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता की जो खोज है 1921 से 1992 तक, ध्यान दीजिएगा 1992 तक पूरी खुदाई की गई है। सिंधु सभ्यता का जो स्थल है, जो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र है, जो सिंधु सभ्यता का जो इलाका है, उस इलाके को जो खुदाई का काम किया गया है लगभग कब तक हुआ है, 1921 से लेकर के हमारा 1992 तक खत्म होता है। और लगभग देखा जाता है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1500 स्थान, यानी कि 1500 स्थान की खुदाई की गई है। अब तक पूरे 1500 स्थान की खुदाई 1921 से लेकर के 1992 के बीच में कर दी गई है। अब बहुत सारी खुदाई की है, और खुदाई नहीं किया जाता तो आपको पढ़ने का मौका कहाँ मिलता, पढ़ने का मौका कहाँ मिलता। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने खुदाई किया, अपना अपना क्रोमोलॉजी रखा, अपनी अपनी तिथिक्रम लिखा है, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ 2 तिथिक्रम याद करना, एक व्हीलर का और दूसरा आपको याद करना है C14 का, मतलब तो कार्बन 14 का आपको याद करना है। बहुत कुछ ज़्यादा ही आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि हमें इतने सारे कुछ 1500 इलाका को याद नहीं करना है, 1500 शहरों को याद नहीं करना है, हमें कुछ ही करना है। लेकिन मूल रूप से हम देखते हैं तो हमें केवल सिंधु सभ्यता के केवल छह नगरों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है और याद करना है। कितना? 6। अभी हम उसके सामने आपको बताते हैं कि कौन कौन से 6 शहरों को आपको पढ़ना है। सिंधु सभ्यता, इंडस वैली या सिंधु सभ्यता का विकास लगभग 8000 वर्षों तक बनी रही। सिंधु सभ्यता का विकास या सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है वो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु घग्गर, ध्यान दीजिएगा, सिंधु घग्गर हकरा नदी के तट पर हुआ। सिंधु सभ्यता का विकास सिंधु नदी घग्गर हकरा नदी के तट पर हुआ। हालांकि इन सभी को हम लोग प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से भी जान लेते हैं, प्राचीन सरस्वती नदी के नाम पर ही जान लेते हैं। इनका विकास इसी नदियों के तट पर हुआ, इसी नदियों के किनारे पे हुआ, इसी नदियों के घाटी पे हुआ। सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख शहर हैं, जो हमने बताया कि अभी 6 शहरों के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला है आपका सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख जो शहर हैं, आपका जो शहर पड़ेगा वह पड़ेगा पहला हड़प्पा। क्या पड़ेगा भैया? हड़प्पा। सेकेंड में आपको आएगा मोहनजोदड़ो, ध्यान दीजिएगा। और थर्ड में आपको मिलेगा कालीबंगा। क्या नाम है उसका? कालीबंगा। फोर्थ में हम लोग देखेंगे लोथल, और फिफ्थ में हम लोग जाएंगे धौलावीरा, और 6 में जाएंगे हम लोग राखीगढ़ी। ये हमारे सिंधु सभ्यता के कुछ 6 प्रमुख स्थल हैं या प्रमुख नगर हैं। इन्हीं के बारे में हमें कुछ ज़्यादा ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन कुछ बनते हैं। लेकिन ये हमारे मुख्य शहर भी हैं। सिंधु सभ्यता जो हमारी प्राचीन सभ्यता, ये क्या है कि हमारे जो मुख्य शहर है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी। हमने आपको बताया कि सिंधु सभ्यता की जो शुरुआत होती है या सिंधु सभ्यता का जो स्टार्टिंग का जो दौर है वह कैसा है। तो सिंधु सभ्यता को एक और के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसे कहा जाता है कांस्ययुगीन। जो हमारी सिंधु सभ्यता है, अब यहाँ शुरू होता है। तो सिंधु सभ्यता लिखा है, ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता है। क्या है? कांस्ययुगीन। एक कांस्ययुगीन
एक कांस्य युगीन सभ्यता है। अब कांस्य युगीन क्या होता है? कांसा का नाम सुने होंगे आप, कांसा, जिसे हम लोग कांसा भी कहते हैं। अब कांसा का जो एक कांसा एक ऐसा कह सकते हैं, जो कांसा हमारा बनता है वह दो तरह से बनता है। टीन और जस्ते को मिला के बनता है। क्या है? एक टीन और दूसरा है आपको जस्ता। ध्यान दीजिएगा, टीन और जस्ते से मिला करके कांसा बनता है। अब इससे पता यह प्रमाण मिलता है कि जो हमारी सिंधु सभ्यता है, वो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह किसका प्रयोग करते थे? वह कुछ ऐसी चीज़ों को बनाते थे जिसका नाम है, जो उनका मेटल था, या उनका हम लोग कह सकते हैं कि जो मोहरे वगैरह हुआ करती थी वह किसका बनता था? वह कांसे का बना होता था। लेकिन कांसा की जो मात्रा पाई जा रही है वो कुछ कम मात्रा पाई जाती है। उनका जो बर्तन है, जो उसका टेक्साल है, बर्तन है जिसमें लोग अपना खाना बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पाए जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं मृद भांड के पाए जा रहे हैं। ये कुछ है क्योंकि लोहे का ज्ञान हमें वहाँ पे दिखाई नहीं देता है, और ना ही घोड़े का ज्ञान प्रमाण वहाँ से मिलता है। हालांकि लोहे का और घोड़े का हथिकार तो हमें वैदिक एज में ही आपको प्राप्त मिलेगा, यहाँ पे नहीं। तो सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, ध्यान दीजिएगा। और कांस्य युगीन सभ्यता होने के साथ साथ जो हमारी सिंधु सभ्यता है, उस सिंधु सभ्यता लगभग हम लोग बात करेंगे तो होमोसेपियंस एक ऐसी भारत की जो दुनिया की प्राचीन जो आपने पढ़े होंगे दक्षिणी अफ्रीका में पैदा होता है, इसका नाम होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ने ही सिंधु सभ्यता का जन्म दिया है। होमोसेपियंस ही सिंधु सभ्यता का, नोट करिएगा, सिंधु सभ्यता का जन्म दिया है। अब सिंधु सभ्यता को जो होमोसेपियंस ने जन्म दिया, और जन्म देने के बाद हमने देखा है, हमने पढ़ा है, या आप भी पढ़े होंगे कि जो सभ्यता है होमोसेपियंस ने क्या था, वो किस समय का काल का है ना? तो बहुत पुराने समय से आ रहा। उसने फिर मानव ने पत्थरों का हथियार बना, जिसे कहा जाता है कि पाषाण काल कहा जाता है। तो लगभग हम लोग कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है बहुत पुरानी सभ्यता है, और पुरानी सभ्यता चलती आई। लेकिन ये सभ्यता लगभग हम लोग कहेंगे कि 1750 के आसपास देखा जाए तो सिंधु सभ्यता नष्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है बहुत दिनों के बाद। अब बहुत सारे कारण आपको बताएंगे बाद में कि क्यों नष्ट हो गई, क्यों बर्बाद हो गई, लेकिन बशर्ते हम लोग अभी तो सिंधु सभ्यता के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र, सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक क्षेत्र है वह इस प्रकार कुछ है। यह भारत का नक्शा है। भारत के जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र इसे मांडा कहा जा रहा है, ये मांडा से लेकर के आपके अपने उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, और आलमगीरपुर से महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद, और दैमाबाद तक था। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये क्षेत्र इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। हालांकि मैंने थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिया है, हालांकि टेढ़ा नहीं है ये ठीक है ना? तो ये ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा आप, ये मांडा का क्षेत्र है। तो हमारी जो सिंधु सभ्यता है, मैंने बताया कि यह नदी है, इस नदी से सिंधु नदी निकलती है। अब इन सारी नदियों का जहाँ पे संगम होता है पाकिस्तान के क्षेत्र में होता है, और बहुत सारी नदियाँ आकर के इसी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु में मिलती हैं। और इन्हीं नदियों के तट पे क्या है कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है, और विकास होता है। और देखा है कि हमारी सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वह 12,99 है। कितना है? 12,99 सॉरी मैंने गलती किया, तभी मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे डबल जीरो होगा, ठीक है। 12 कितना है? 12,99,600 किलोमीटर लगभग वर्ग किलोमीटर की है। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है कि 12,99,300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, ठीक। यह एक त्रिभुजाकार है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता कैसी है? सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार है। अब सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार है, इन्हीं त्रिभुजाकार में बहुत सारे इसके अपने नगर हैं, जिसने हमने आपको अभी पीछे ही 6 नगरों के बारे में बताया। कुछ अन्य नगरों के बारे में मैं अभी अभी आपको लिखवा रहा हूँ, कुछ अन्य नगरों के बारे में लिखवा रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग धैर्य से बनिए और नोट करते चलिए। आपका पहला है
राखी गढ़ी हमने आपको बताया भी था, धौलावीरा भी हो गया था। अगर नेक्स्ट में है हम आपको बताते चलते हैं, टाइम से नोट करते चलिए और नोट कर देते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुरुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा तथा अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में पड़ता है। राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, आलमगीरपुर मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है। सुत कांगोडोर, यहाँ पे सुत कांगोडोर है जो बलूचिस्तान में पड़ता है। सुत कांगोडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। मांडा जम्मू कश्मीर, रंगपुर गुजरात में, बनावली हरियाणा में, सुरकोट्टा गुजरात में पड़ता है। और कुछ और भी शहर थे जो हमने पीछे का जो आपको नाम नहीं बताया जो कहाँ पे। तो हड़प्पा तो आपका पता ही है कि जो साहिवाल क्षेत्र में था। दूसरा है मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता, जो लारकाना जिला है। यहीं पे आपको लारकाना जिला है, इसका नाम है मोहनजोदड़ो। यहीं पे उसकी मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई गई है। ठीक है। लोथल आपके गुजरात में पड़ते हैं। लोथल कहाँ पे भैया? गुजरात में है। और कालीबंगा हनुमानगढ़ अर्थात राजस्थान के जो क्षेत्र जिसे कहते हैं लोग हनुमानगढ़, वहाँ पे इसका स्थान है। अब बाकी सारी बातें रह गई, हमें अब लाइन से बारी बारी से पढ़ते चले जाना है। तो हम बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। वो कौन सा पढ़ेंगे? नाम है हमारा जिसकी पहली खुदाई 1920 में, जिसकी पहली खुदाई 1921 में दया राम साहनी, दया मेरे मामा का भी नाम है दया राम साहनी के नेतृत्व में जो खुदाई करवाई गई थी, वह खुदाई कैसी है? हड़प्पा की खुदाई। इसी हड़प्पा की खुदाई को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हम लोग नोट कर लीजिएगा, जब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से आज को वीडियो को हम लोग रोकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब न भूलें, क्योंकि हम छोटे टीचर नहीं, हम बड़े टीचर। बात समझिए, ज्ञान में बड़े, लेकिन हमारा बोर्ड छोटा है, हमारा वो रंगीन बोर्ड नहीं है। इसीलिए आप अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने गुरु को लाइक सब्सक्राइब और नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी हमारे लिए। और आपको हमारी हर वीडियो को पहले प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब अवश्य करें, प्लीज़, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से कुछ जाता नहीं, पर मेरे सब्सक्राइब से कुछ मुझे मिलता, आपके सब्सक्राइब से मुझे कुछ मिलता है। धन्यवाद।